जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BANS 183 पर्यटन मानव विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले हमने शायद ये क्लास और ली है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे। तो आई बटन की क्लास आपको कैसे मिलेगी, सिंपली आप जब डिस्क्रिप्शन को खोलेंगे तो उसी के नीचे आपको वो क्लास मिल जाएगी। तो आप लोग उस क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी ये क्लास और आएगी जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो टोटल आपकी 3 क्लास हो जाएंगी, प्लस आप लोग जो है गैस पेपर इसको आप कवर कर लेते हैं तो आपका इतने में जो है पूरा 100% जो है पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको गैस पेपर परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको देखिए एक नंबर दिया रहेगा, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप करके परचेज कर लीजिएगा। नहीं तो आप सिंपली हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। सिंपली आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। इस वेबसाइट की लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। आप सिंपली आपको सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है BANS। क्या टाइप करेंगे? BANS 183। ठीक है, जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना हो सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग इतना कर लेते हैं, 3 क्लासेस और प्लस गैस पेपर कंप्लीट अच्छे से तैयार कर लेते हैं, और अगर आपको इसकी जो है PDF चाहिए क्लास की, तो आपको क्या करना है, गैस पेपर जब परचेस करेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो आप लोग 100% टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप 3 क्लासेस गैस पेपर को अच्छे से कवर कर लेते तो 100% आपका जो आने वाला पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं वापस अपने यहाँ पर प्रश्नों की ओर। और उससे पहले अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बस आपको एक सब्सक्राइब करना है, एक लाइक करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तभी आपको करना है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ पर्यटक स्थल के वाणिज्यीकरण पर विचार विमर्श कीजिए। यानी कि हमको उदाहरण के साथ बताना है कि जो पर्यटक स्थल है वो वाणिज्य मतलब कि उनका जो है कॉमर्शलाइजेशन हो गया है। तो उस पर हम लोग यहाँ पर विचार विमर्श अपनी बारी मानी वहां की हमें लिखना है कि आपके उसमें विचार क्या है, यानी कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो पर्यटन आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण उद्योग बन चुका है। यह न केवल एक देश की संस्कृति और विरासत को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम है, बल्कि यह आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी है। लेकिन जब किसी पर्यटक स्थल का अत्यधिक वाणिज्यीकरण हो जाता है तो इसके कुछ लाभ होते हैं और लेकिन कई समस्याएं भी पैदा होती हैं। यानी कि जो इस समय जो पर्यटन होता है वो आज क्या बन चुका है, एक महत्वपूर्ण उद्योग बन चुका है। यह न केवल देश की संस्कृति और विरासत को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम है, बल्कि ये आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी हो गया है। देखिए जो पर्यटन होता है वो हमारी संस्कृति दूसरे देश में लेकर जाता, जैसे विदेशी लोग आते हैं पर्यटन करने, ताजमहल को देखने, लाल किला को देखने आते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे वो हमारे देश में आए तो वो वीजा बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आर्थिक दृष्टि से भी हमको लाभ होता है। लेकिन जब किसी पर्यटक स्थल का अत्यधिक वाणिज्यीकरण हो जाता है तो उससे कुछ लाभ तो हो लेकिन समस्याएं बहुत ज्यादा पैदा हो जाती हैं। तो समस्याएं क्या पैदा होती है, लाभ क्या होते हैं, वो सब इसमें देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे वाणिज्यीकरण क्या है। तो वाणिज्यीकरण का अर्थ है किसी वस्तु या स्थान को व्यापार और लाभ कमाने के दृष्टिकोण से विकसित करना। जब किसी सुंदर ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल पर अधिक से अधिक होटल, दुकानें, कैफे, मनोरंजन के साधन आदि बना दिए जाते हैं ताकि वहां अधिक पर्यटक आए और पैसा खर्च करें, तो इसे क्या कहते हैं, वाणिज्यीकरण कहा जाता है। जैसे ताजमहल के आसपास आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, होटल मिल जाएंगे, जिससे क्या होता है पर्यटक आते हैं, वहां पर ठहरते हैं और वहां पर पैसा खर्च करते हैं, इससे उन लोगों की आमदनी बढ़ती है। अब यहाँ पर वाणिज्यीकरण के लाभ क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आर्थिक विकास। पर्यटक स्थल के वाणिज्यीकरण से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। होटल, गाइड, टैक्सी चालक, दुकानदार आदि को आय का स्रोत मिलता है। उदाहरण जैसे राजस्थान के जयपुर, उदयपुर या जैसलमेर जैसे शहरों में पर्यटन उद्योग ने हजारों लोगों को रोजगार दिया है। इसके बाद सुविधाओं में सुधार। तो पर्यटकों की सुविधा के लिए सड़कों, पानी, बिजली, इंटरनेट जैसी बुनियादी सेवाओं में भी सुधार होता है।
इसके बाद स्थानीय उत्पादों का प्रचार होता है, जैसे हस्तशिल्प, लोकनृत्य, लोकगीत, पारंपरिक व्यंजन आदि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है, क्योंकि जब विदेश के लोग आते हैं यहाँ के हस्तशिल्प, लोक नृत्य कला को देखते हैं तो वहां पर अपने जब वापस अपने देश में जाते हैं तो इस चीज को वहां पर वो लोग बताते हैं। तो यहाँ पर स्थानीय उत्पादों का भी प्रचार होता है। अब यहाँ पर समस्याएं क्या क्या उसमें सामने हमको देखने को मिलती हैं, वाणिज्यिकरण की समस्याएं क्या क्या हैं। तो प्राकृतिक सौंदर्य को नुकसान, यानी कि जब जंगल, पहाड़, समुद्र तट या ऐतिहासिक स्थल पर अधिक निर्माण होता है तो वहां की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को हानि पहुंचती है। यानी कि जब वहां पर ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा यानी पहाड़ों पर, तो वहां की जो प्राकृतिक सुंदरता है और जैव विविधता है वो नष्ट हो जाती है। उदाहरण जैसे मनाली और शिमला जैसे हिल स्टेशन पर अंधाधुंध होटल निर्माण और वाहनों की भरमार के कारण वहां का पर्यावरण बिगड़ रहा है। इसके बाद है संस्कृति का व्यवसायीकरण। कई बार स्थानीय संस्कृति को केवल पैसे कमाने के लिए दिखावे का माध्यम बना दिया जाता है, जिससे उसकी असली पहचान जो है वो खो जाती है। भीड़ और प्रदूषण, ज्यादा पर्यटक आने से स्थल पर भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, जिससे कचरा, शोर और वायु प्रदूषण बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या यहाँ पर जो है, जब ज्यादा भीड़ भाड़ होती है तो क्या होता है, लोग वहीं पर खाते, वहीं पर कचरा फैलाते हैं, शोर होता है, वायु प्रदूषण जो होता है। उदाहरण के ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्थल पर पर्यटकों की भारी भीड़ से सफाई की समस्या और रखरखाव में जो है कठिनाई आती है। अब यहाँ पर इसके समाधान क्या हो सकते हैं वो देख लेंगे। यहाँ पर तो सरकार और स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि पर्यटक स्थलों के विकास की एक परियोजना बनाए, जिसमें संतुलन बना रहे, ना ज्यादा बहुत निर्माण हो, ना ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। यानी कि सरकार की जिम्मेदारी है कि पर्यटक स्थलों के विकास की योजना बनाई जाए, जिसमें क्या संतुलन बनाया जाए कि बहुत ज्यादा ना तो निर्माण हो और ना ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। पर्यटकों को भी जागरूक होना चाहिए कि स्वच्छता बनाए रखें, स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें। यानी कि जो पर्यटक होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर वो स्वच्छता बनाए रखें, स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करें। इसके बाद है इको टूरिज्म जैसे विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें पर्यटन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी होता है। तो यहाँ पर हमने समाधान देखा, इसके लाभ देखे, इसकी हानियां देखी, वो सब यहाँ पर हमने देख लिया है। इसके बाद हम लोग अपना जो आंसर है फाइनल निष्कर्ष के साथ समाप्त करेंगे, कंक्लूजन देंगे। तो पर्यटक स्थलों का वाणिज्यीकरण यदि सोच समझकर किया जाए तो यह आर्थिक और जो है सामाजिक विकास का माध्यम बन सकता है, लेकिन यदि इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना हो और पर्यावरणीय संस्कृति की अनदेखी की जाए तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। संतुलित और जिम्मेदार पर्यटन ही इसका समाधान हो सकता है। यहाँ पर हमने पहला आंसर अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको पहला आंसर जो अच्छे समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दीजिएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, स्थानीय पर्यावरण और पर्यटकों से संबंधित कुछ मुद्दों पर विचार विमर्श कीजिए। यानी कि जो स्थानीय पर्यावरण है और जो पर्यटक आते हैं उनसे संबंधित कौन कौन सी चुनौतियां आपको देखने को मिलती है या फिर कौन कौन से मुद्दे हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पर्यटन किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल आर्थिक लाभ देता है बल्कि विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को जानने का अवसर भी प्रदान करता है। लेकिन जब बड़ी संख्या में पर्यटक किसी क्षेत्र में आते हैं तो वह क्षेत्र कई तरह की समस्याओं का सामने करने लगता है। इन समस्याओं में अहम मुद्दे हैं स्थानीय पर्यावरण की हानि और पर्यटकों से जुड़ी समस्याएं। यानी कि जब एक स्थान पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं तो वहां पर समस्याएं जो है 100% देखने को मिलती हैं। तो कौन कौन से मुद्दे हैं यहाँ पर स्थानीय पर्यावरण से संबंधित मुद्दे? सबसे पहला है प्रदूषण में वृद्धि। यानी कि जब किसी स्थान पर अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं तो वहां वाहनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे वायु और जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा प्लास्टिक, बोतलें, पैकेट्स और अन्य कचरे से स्थल गंदा हो जाता है। क्या होता है, यानी कि जब जहां पर पर्यटक अधिक आते तो वहां पर वाहनों की संख्या भी बढ़ती है, जिससे वायु और ध्वनि प्रदूषण तो होगा साथ में इसके अलावा वहां पे जो पर्यटक जाते हैं वहां प्लास्टिक, बोतलें, पैकेट वगैरह है सब ऐसा ही वहां पर फैला देते हैं। उदाहरण के लिए गोवा और ऋषिकेश जैसे पर्यटक स्थलों पर नदी और समुद्र में प्लास्टिक और गंदगी जो है समस्या आम हो गई है। ये जिम्मेदारी जो है पर्यटक की बनती कि पर्यटक को वहां पर जो है गंदगी नहीं करनी है। इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव। पर्यटक स्थलों पर पानी, बिजली और अन्य संसाधनों की खपत बहुत बढ़ जाती है, जिससे स्थानीय लोगों को कठिनाइयां होती हैं। इसके बाद वन्य जीवों और जैव विविधता को नुकसान। जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में होटल, रिजॉर्ट और सड़क निर्माण से वहां रहने वाले जानवरों और पक्षियों का निवास स्थान नष्ट हो जाता है। इसके बाद स्थानीय वातावरण में बदलाव।
पर्यटकों की अधिकता से प्राकृतिक सौंदर्य और शांति भंग होती है, जिससे वातावरण में असंतुलन आता है। तो ये सारे कारण हैं, जो मुद्दे हैं जो पर्यटकों से संबंधित होते हैं। स्थानीय पर्यावरण में क्या क्या परिवर्तन होता है? प्रदूषण में वृद्धि होती है, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है, वन्य जीवों और जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है, और स्थानीय वातावरण में भी बदलाव होता है। इसके बाद है पर्यटकों से संबंधित मुद्दे कौन कौन से? अशिष्ट व्यवहार और संस्कृति का अनादर। कई बार पर्यटक स्थानीय रीति रिवाजों, परंपराओं या धर्म का सम्मान नहीं करते हैं। इससे स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। उदाहरण की धार्मिक स्थलों पर अनुचित वस्त्र पहनना और शोर मचाना स्थानीय लोगों को अपमानित महसूस कराता है। यानी कि जो पर्यटक होते हैं वहां पर क्या जाके अशिष्ट व्यवहार या फिर संस्कृति का अनादर करते हैं। इसके बाद सुरक्षा और भीड़ भाड़। अधिक पर्यटकों की उपस्थिति में कई बार सुरक्षा की समस्या उत्पन्न होती है। चोरी, ठगी, दुर्घटनाएं जैसी आम घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद है मूल्य वृद्धि, यानी कि पर्यटक स्थानों पर चीजों की मांग अधिक हो जाती है, जिससे रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं और स्थानीय लोगों का इसका नुकसान होता है। इसके बाद स्थानीय जीवन शैली पर प्रभाव। अधिक पर्यटक आने से स्थानीय लोग अपनी परंपरागत जीवन शैली को छोड़कर पर्यटन आधारित व्यवसाय में लग जाते हैं, जिससे पारंपरिक संस्कृति पहचान कम होने लगती है। यानी कि जो लोग खेती कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, फिर वो भी वहीं पर दुकान खोल लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दुकान में ज्यादा फायदा है। तो ये चीजें जो होती है, यानी कि उनकी जो पारंपरिक संस्कृति जो पहचान होती है वो कम होने लगती है। अब इसके समाधान और सुझाव क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला है जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, जहां पर्यटक स्थानीय संस्कृति, पर्यावरण और नियमों का सम्मान करे। सरकार और प्रशासन को सख्त नियम बनाने चाहिए, जैसे कचरा प्रबंधन, वाहन सीमा, प्लास्टिक पर प्रतिबंध आदि। इसके बाद स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, ताकि वे पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ पर्यटन से भी लाभ ले सकें। इसके बाद इको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, इससे प्रकृति का संरक्षण भी हो और पर्यटन का आनंद भी मिले। ठीक है, तो ये इसके आप लोग सुरक्षा या समाधान कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका निष्कर्ष देंगे और आंसर समाप्त करेंगे। तो पर्यटन से विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, लेकिन यह जरूरी है कि इससे स्थानीय पर्यावरण और समाज को नुकसान ना पहुंचे। सभी को मिलकर जिम्मेदारी से यात्रा करनी चाहिए, ताकि प्रकृति और संस्कृति दोनों सुरक्षित रहें। तभी पर्यटन सतत और सकारात्मक दिशा में बढ़ सके। यानी कि जो है पर्यटक और स्थानीय जो है लोगों दोनों की जिम्मेदारी है कि वो जो है संस्कृति और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। इसके बाद चलते यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है विभिन्न प्रकार के पर्यटन पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी कि विभिन्न प्रकार के पर्यटन कौन कौन, जैसे सांस्कृतिक पर्यटन, एडवेंचर वगैरह आते हैं, ये सब पर्यटन होते हैं। तो इनमें जो हम प्रकार पढ़ेंगे कि पर्यटन के कौन कौन से प्रकार हैं। पर्यटन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने, देखने या अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से जाना। यह न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि ज्ञान, अनुभव और सांस्कृतिक समझ बढ़ाने का भी तरीका है। समय के साथ साथ पर्यटन के अनेक रूप विकसित हुए, जो पर्यटकों की रुचि, उद्देश्य और जरूरतों पर आधारित होते हैं। हर प्रकार का पर्यटन अपने आप में विशेष होता है और समाज व अर्थव्यवस्था पर अलग अलग प्रभाव डालता है। यानी कि समय के चलते क्या हुआ, अलग अलग पर्यटन विकसित हुए। सांस्कृतिक पर्यटन, ठीक है, धार्मिक पर्यटन, तो ये आगे चलकर जो है सभी पर्यटन में डिवाइड हुए। तो कौन कौन से मुख्य हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है सांस्कृतिक पर्यटन, यानी कल्चरल टूरिज्म। इस प्रकार के पर्यटन में लोग किसी क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा, कला, संगीत और नृत्य, भोजन और जीवन शैली को देखने के लिए जाते हैं। यह पर्यटन लोगों के एक दूसरे की सभ्यताओं को समझने का अवसर देता है। यानी कि ये जो पर्यटन होता है वो क्या करता है, एक दूसरों की जो है संस्कृति और सभ्यताओं को समझने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए राजस्थान, वाराणसी, खजुराहो और तमिलनाडु जैसे स्थानों पर बड़ी संख्या में जो है सांस्कृतिक पर्यटक आते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे धार्मिक पर्यटन, यानी रिलीजियस टूरिज्म। धार्मिक पर्यटन में लोग अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। यह आस्था से जुड़ा होता है, कई बार जीवन में शांति या पुण्य प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे अमरनाथ की यात्रा, काशी, वैष्णो देवी, तिरुपति, पुरी और मक्का की यात्राएं धार्मिक पर्यटन के प्रमुख उदाहरण हैं। इसके बाद यहाँ पर है प्राकृतिक पर्यटन, यानी कि नेचर टूरिज्म। इसमें पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए, जैसे कि पहाड़, समुद्र, झील, जंगल, झरने, यह पर्यटन मानसिक शांति और सुकून प्रदान करता है। जैसे मनाली, कश्मीर, नैनीताल, केरल के बैक वाटर और अंडमान द्वीप समूह। इसके बाद है साहसिक पर्यटन, यानी कि एडवेंचर टूरिज्म। साहसिक पर्यटन उन लोगों के लिए होता है जो जोखिम और चुनौतीपूर्ण गतिविधियां पसंद करते हैं, जिसमें ट्रैकिंग, रिवर ड्राफ्टिंग, पर्वतारोहण,
स्क्यूबा डाइविंग जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग, लेह लद्दाख में बाइकिंग और हिमालय में ट्रेकिंग। ठीक है। इसके बाद है स्वास्थ्य पर्यटन यानी कि मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म। इसमें लोग इलाज, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए दूसरे देश या राज्य की यात्रा करते हैं। भारत में यह पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। केरल में आयुर्वेदिक उपचार, दिल्ली और मुंबई के बड़े अस्पतालों में मेडिकल ट्रीटमेंट। इसके बाद है पारिस्थितिकी यानी कि इको टूरिज्म। इको टूरिज्म ऐसा पर्यटन है जो पर्यावरण की रक्षा के साथ किया जाता है। इसमें पर्यटक प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना घूमते हैं और स्थानीय जीवन शैली को अपनाने की कोशिश करते हैं, जैसे सुंदरबन, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट जैसे संरक्षित क्षेत्र। इसके बाद है ऐतिहासिक पर्यटन मतलब कि हेरिटेज टूरिज्म। तो ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों को देखने के लिए किया जाने वाला पर्यटन यह लोगों के उनको अतीत से जोड़ता है, जैसे ताजमहल, लाल किला, हम्पी, अजंता, एलोरा की गुफाएं। तो ये 7 प्रकार के यहाँ पर हमने टूरिज्म देखी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग आंसर को निष्कर्ष के साथ समाप्त करेंगे। यहाँ पर है पर्यटन के ये विभिन्न प्रकार न केवल यात्रा को रोचक बनाते हैं बल्कि ज्ञान, स्वास्थ्य, मनोरंजन और अर्थव्यवस्था के विकास में भी योगदान देते हैं। हर प्रकार का पर्यटन हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है और हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। सही दिशा में किया गया पर्यटन न केवल व्यक्ति को समृद्ध बनाता है बल्कि समाज और प्रकृति को भी लाभ पहुंचाता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन है, मानव विज्ञान को परिभाषित की यानी कि एंथ्रोपोलॉजी को डिफिनीशन आपको देनी है। मानव शासी दृष्टि से पर्यटन अध्ययन की चर्चा कीजिए। तो मानव विज्ञान जिसे हम लोग एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, यह एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो मानव जीवन, समाज, संस्कृति और विकास की गहराई का अध्ययन करता है। इसमें हमें यह समझने की कोशिश की जाती है कि इंसान कहाँ से आया, कैसे विकसित हुआ, उसकी जीवन शैली, रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा और सोच किस तरह से समय के साथ बदलती है। यानी कि हम लोग मानव विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, मानव विज्ञान में पढ़ते हैं कि मानव जीवन है, समाज है, संस्कृति कैसे विकसित हुई, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि मानव कहाँ से आया, इंसान जो है मनुष्य कहाँ से आया, कैसे विकसित हुआ, उसकी जीवन शैली, रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा और सोच किस तरह समय के साथ बदलती रहती हैं। अगर हम लोग सरल शब्दों में कहें तो मानव विज्ञान जो है इंसान के भूत, वर्तमान और भविष्य के जीवन का अध्ययन करता है। यह अध्ययन न केवल शरीर और जीव विज्ञान से जुड़ा होता है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से भी जुड़ा होता है। अब हम देखेंगे मानव शासी दृष्टि से पर्यटन अध्ययन। अगर हम लोग जो है एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू अगर पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग टूरिज्म को देखें तो कैसे देखेंगे। जब हम पर्यटन को मानव विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो हम केवल स्थानों के भ्रमण या यात्रा को नहीं बल्कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को समझते हैं। अगर हम लोग देखिए, अगर एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू अगर हम लोग देखें टूरिज्म को, वैसे हम लोग टूरिज्म क्या देखते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग एंथ्रोपोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखें तो हम वहां पर क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच जो सामाजिक सांस्कृतिक संबंध कैसे बन रहे हैं उसका अध्ययन किया जाता है। यह दृष्टिकोण यह देखने में मदद करता है कि जब पर्यटक किसी क्षेत्र में आते हैं तो वहां की संस्कृति, परंपरा, जीवन शैली और सामाजिक संबंधों पर क्या असर होता है और साथ ही पर्यटक उस संस्कृति से क्या सीखते या फिर बदलते हैं। इसके बाद है पर्यटन और संस्कृति का संबंध देख लेते हैं क्या है। तो पर्यटन मानव शास्त्रियों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके माध्यम से दो अलग संस्कृतियों का आमना सामना होता है। जैसे एक और पर्यटक किसी नए स्थान की संस्कृति, खान पान, भाषा और जीवन शैली का अनुभव करता है। यानी कि जब पर्यटक किसी नए स्थान पर जाता है तो नई संस्कृति, खान पान, भाषा और जीवन शैली का अनुभव करता है। दूसरी ओर स्थानीय लोग भी पर्यटकों की संस्कृति, पहनावा, व्यवहार और भाषा से प्रभावित होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो पर्यटक है और जो स्थानीय लोग हैं दोनों यहाँ पर प्रभावित होते हैं। ठीक है। यह संस्कृति का आदान प्रदान कई बार सकारात्मक होता है लेकिन कभी कभी इससे सांस्कृतिक टकराव या मूल पहचान की नुकसान की भी आशंका होती है। वैसे ये तो सकारात्मक होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक जो ये लोग दूसरे लोग जो सांस्कृतिक जो पर्यटक जाते हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो संस्कृति का जो है आदान प्रदान नहीं कर पाते, उनमें टकराव हो जाता है। मानव शास्त्रीय के अध्ययन के प्रमुख बिंदु कौन से हैं। तो स्थानीय समाज पर प्रभाव यानी कि मानव शास्त्रीय यह अध्ययन करते हैं कि पर्यटन स्थानीय जीवन शैली, रीति रिवाज, रोजगार और रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। यानी कि स्थानीय समाज पर क्या असर पड़ता है। संस्कृति का व्यवसायीकरण, कई बार लोक नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प आदि को सिर्फ पर्यटकों को दिखाने के लिए बदला या सरल किया जाता है। इससे वास्तविक संस्कृति का रूप बिगड़ सकता है।
इसके बाद है पर्यटकों का व्यवहार, कैसे पर्यटक स्थानीय नियमों और परंपराओं का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, यह भी अध्ययन का विषय होता है। इसके बाद स्थानीय लोगों की धारणा, पर्यटकों के प्रति स्थानीय लोग क्या सोचते हैं, क्या उन्हें वे अवसर मानते हैं या फिर परेशानी मानते हैं, वो भी अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में विदेशी पर्यटक अक्सर लोक नृत्य और पारंपरिक भोजन का अनुभव लेने आते हैं। ऐसे में मानव शास्त्री ये देख सकते हैं कि यह आदान प्रदान स्थानीय लोगों की सोच, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान को कैसे बदलता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लेकर अपना आंसर समाप्त करेंगे। मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से पर्यटन का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि पर्यटन केवल घूमना फिरना नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक संवाद है और यह संवाद सकारात्मक भी हो सकता है और जो है चुनौतीपूर्ण भी। मानव विज्ञान पर्यटन को गहराई से समझने का जरिया बनता है, जिससे हम समाज की संस्कृति और इंसानी जो है व्यवहार के बदलते रूपों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर शायद हमने टोटल 4 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आपने ये क्वेश्चंस आपको पूरे अच्छे समझ में आए हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके अदर पेपर कोड की जो क्लासेस हैं वो आपकी आ सकेंगी यहाँ पर। अब चलते हैं, यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न क्या है, पर्यटन और वैश्वीकरण पर एक नोट लिखिए। यानी कि पर्यटन और जो वैश्वीकरण एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, कैसे जुड़े हुए हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बताएंगे। तो आज का युग वैश्वीकरण का युग है। इसका अर्थ है कि दुनिया के सभी देश और समाज आपस में आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और सामाजिक रूप से जुड़ गए हैं। इसी वैश्वीकरण का प्रभाव पर्यटन क्षेत्र पर भी गहराई से पड़ा है। पर्यटन और वैश्वीकरण एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। दोनों ने मिलकर न केवल देश को जोड़ा है, बल्कि संस्कृति, व्यापार और समझ को भी बढ़ाया है। यानी कि जो पर्यटन है ना, पर्यटन ने दो देश को नहीं जोड़ा है, बल्कि सामाजिक, व्यापार और समझ को भी बढ़ाया है। पर्यटन और वैश्वीकरण जो है एक दूसरे के अब पूरक बन चुके हैं और जो वैश्वीकरण ने ही पर्यटन को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है। आप देखते हैं पर्यटन और वैश्वीकरण का संबंध क्या है। तो वैश्वीकरण ने लोगों के बीच की दूरी को कम कर दिया। अब एक देश को नागरिक दूसरे देश में आसानी से जा सकता है, वहां की संस्कृति देख सकता है और अनुभव बांट सकता है। पहले जहां केवल अमीर लोग विदेश यात्रा कर पाते थे, वहीं आज मिडिल क्लास वर्ग भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूमने लगा है। पर्यटन भी वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। जब पर्यटक किसी देश में जाते हैं तो वहां की भाषा, रहन सहन, भोजन और रीति रिवाज से परिचित होते हैं और उन्हें अपने देश में ले जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं वैश्वीकरण के कारण पर्यटन में क्या बदलाव हुए। सबसे पहला जो है आवागमन के साधनों का विकास हुआ, जैसे हवाई जहाज, ट्रेन, बस। सड़कें पहले से अधिक तेज और सुविधाजनक हो गई हैं। इससे पर्यटन जो है बहुत आसान हुआ है। इसके बाद है इंटरनेट और सोशल मीडिया। लोग अब इंटरनेट के माध्यम से नई जगहों के बारे में जान सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और यात्रा का अनुभव साझा कर सकते हैं। इसके बाद संस्कृति का आदान प्रदान। वैश्वीकरण के कारण अलग अलग देशों की संस्कृतियां एक दूसरे तक पहुंच रही हैं। यह सांस्कृतिक पैटर्न को बढ़ावा दे रही हैं। रुकिए 2 मिनट जरा। इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय संबंध मजबूत होना। पर्यटन से देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनते हैं, जो वैश्विक शांति और सहयोग में मदद करते हैं। यानी कि जब एक दूसरे नागरिक दूसरे देश में जो है ट्रैवल करते हैं, इससे क्या होता है, इससे मैत्रीपूर्ण हमारे संबंध भी बनते हैं और हमारी वैश्विक शांति और सहयोग में मदद करते हैं। इसके बाद है पर्यटन पर वैश्वीकरण के लाभ। अब मान लीजिए अगर भारत में अमेरिका की जो है टूरिस्ट ज्यादा आता है, तो भारत क्या करेगा, इसके साथ संबंध ज्यादा अच्छे बना के रखे, क्योंकि यहाँ से उसको सबसे ज्यादा आर्थिक लाभ मिल रहा है। अगर मान लीजिए नेपाल में क्या है, नेपाल में भारत से लोग अगर सबसे ज्यादा जा रहे हैं, तो क्या होगा, नेपाल जो है भारत के साथ अच्छे संबंध बना के रखे, क्योंकि वहीं से उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि वहां से उसको जो है फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, जो विदेशी पैसा भी मिल रहा है। तो इससे क्या करेगा, जो नेपाल है वो भारत से हमेशा अच्छे से संबंध बना के रखेगा। उसी प्रकार जो भारत है वो अमेरिका से अच्छे संबंध बना के रखेगा। पर्यटन पर वैश्वीकरण के लाभ क्या है। अर्थव्यवस्था को बल। पर्यटन के जरिए देश को विदेशी मुद्रा मिलती है, स्थानीय लोगों को रोजगार और अवसर मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है, देश को विदेशी मुद्रा मिलती है और जो वहां के स्थानीय लोग होते हैं उनको रोजगार मिलता है। नई संस्कृति का अनुभव। पर्यटक नई नई संस्कृतियों को देख और समझ सकते हैं, जिससे उनका नजरिया व्यापक होता है। स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान। हस्तशिल्प, कपड़े, व्यंजन और अन्य वस्तुएं अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच पाती हैं। अब यहाँ पर इसके जो है पर्यटन पर वैश्वीकरण दुष्प्रभाव क्या पड़े हैं। संस्कृति का व्यवसायीकरण हो गया है।
कई बार स्थानीय संस्कृति को पर्यटकों के हिसाब से बदल दिया जाता है, जिससे उसकी मौलिकता खो जाती है। प्रदूषण और भीड़भाड़, सबसे ज्यादा समस्या क्या होती है? प्रदूषण और भीड़भाड़। अधिक पर्यटक आने से पर्यावरण पर दबाव बढ़ता है और स्थल की जो है प्राकृतिक सुंदरता नष्ट हो जाती है। इसके बाद स्थानीय परंपराओं का क्षरण, विदेशी प्रभाव के कारण युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से दूर हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लेकर अपना आंसर समाप्त करेंगे। पर्यटन और वैश्वीकरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और साथ मिलकर दुनिया को जोड़ने का काम करते हैं। अगर इसका संतुलित और जिम्मेदार उपयोग किया जाए तो यह आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में सहायक हो सकता है। जरूरत है कि पर्यटन को वैश्वीकरण के साथ साथ संतुलन में रखा जाए, ताकि हम विकास के साथ साथ अपनी पहचान और प्रकृति को भी सुरक्षित रख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टोटल शायद 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वेट करिएगा अगली क्लास आपकी जल्द ही आएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में।